नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चला है। ये 2024 का चुनाव बहुत विशेष चुनाव है। ऐसा चुनाव है कि 2024 इतिहास में दर्ज होने वाला है। आप बाद में याद करेंगे या जो इतिहास लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा 2024 के पहले या 2024 के बाद। ये एक मोटी लकीर हमारे इतिहास में होने जा रहा है। इसका असर युगांतकारी होने वाला है। दो बातें तय है। पहली बात तो ये है कि भारी बदलाव होगा, चाहे इंडिया गठबंधन जीते या एनडीए जीते। देश में बड़े बदलाव होंगे, ऐसे बदलाव जो युगांतकारी होंगे, ऐतिहासिक होंगे, जो मोटी लकीर खींचेंगे। और दूसरी बात ये कि कोई भी जीते, इंडिया गठबंधन या एनडीए, देश में उथल पुथल होने की संभावना है। हालांकि मैं चाहूँगा कि मैं गलत हो जाऊं, लेकिन इसकी संभावना, इसकी आशंका जो भी आप कहिए वो दिखाई पड़ रही है। तो पहले हम बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन अगर जीता तो क्या होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन को समझना हो या राहुल गांधी को समझना हो तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के ठीक विलोम हैं। इंडिया गठबंधन को समझना हो तो भारतीय जनता पार्टी के ठीक विलोम में खड़ा है। जो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी ने किया है या करने की योजना है उनकी, उसके ठीक विपरीत करेंगे। आप देखेंगे, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो, चाहे राजनीतिक नीतियां हो, चाहे वो प्रशासनिक ढांचे का सवाल हो, तो एक राइटवार्ड दक्षिण की तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो ठीक इसके विपरीत अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो ये एक लेफ्ट वार्ड टर्न भारत में होगा। ऐसे तो लेफ्ट की तरफ, वाम की तरफ झुकी हुई इंदिरा गांधी भी थी, एक हद तक नेहरू भी थे बड़े हद तक, लेकिन ये इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए इस बार ज़्यादा वो लेफ्ट वार्ड होने वाला है, ज़्यादा वाम की तरफ झुका हुआ होने वाला है। आप कार्यक्रमों को ही देख के समझ सकते हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको अब लगभग सारे इंडिया गठबंधन के दलों ने अपना लिया है। अब तो तेजस्वी यादव भी कहने लगे हैं, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है वो बातें कहने लगे हैं कि हर महिला को हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा, 8,500 रुपया महीना मिलेगा, युवकों को मिलेगा। तो ये जो आर्थिक नीतियाँ हैं जिसमें रोजगार पर जोर है, जिसमें निजीकरण को कम करने और पीएसयू और सार्वजनिक संस्थानों के में बढ़ोतरी करने पर जोर है, जहां नौकरी पर जोर दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म कर देंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करेंगे तो रेलवे में तो सारा चीज़ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही हो गया है, तो वहाँ पर वो सब जगह स्थायी नौकरियाँ करेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे। उधर अगर राजनीतिक केंद्रीकरण है तो ये विकेंद्रीकरण करेंगे। इंडिया गठबंधन जीता तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। महिला आरक्षण जो है वो 2024 में ही लागू हो सकता है। विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे इसके बाद, उसमें वो नया जो 33% आरक्षण है उसके तहत चुनाव हो सकता है। 2025 में बिहार में चुनाव होना है। तो कास्ट सेंसस हो, नौकरियों का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, किसानों का कर्ज माफ़ी का मामला हो, राजनीतिक तौर पर देखें तो एक जो है वो कहा जा रहा है कि हम अवसर देंगे। जिसकी हिस्सेदारी नहीं है, राजनीतिक हिस्सेदारी, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी, आर्थिक जो विषमता है उसको दूर करना है। तो ये सारा चीज़ जो है ये वाम की तरफ ले जाएगा। तो वाम की तरफ ले जाएगा तो ऐसे तो इसमें लगता है कि इसमें उथल पुथल कैसे होगा भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, आप गौर करिए कि बिहार में जब तेजस्वी यादव की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, तब आप गौर करिएगा कि आंदोलनों की बाढ़ आ गई थी। एक सेक्शन की मांग को नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने पूरा किया तो दूसरा सेक्शन आंदोलन के लिए खड़ा हो जाता था। शिक्षकों का आंदोलन लगातार चला और बहुत तीखे आंदोलन हुए। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप देखेंगे कि आंदोलन शिथिल पड़ जाता है। तो जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, नौकरियों की शुरुआत करेंगे आप, तो एक सेक्शन को नौकरी देंगे तो दूसरा सेक्शन भी तुरंत आंदोलन में आएगा। आप एक जगह कहीं अस्थायी राज्यकर्मी का दर्जा देंगे तो दूसरा सेक्शन कहेगा कि हमें भी राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। तो आकांक्षाएं बढ़ेंगी लोगों की। तो इससे आंदोलन होगा। और दूसरी बात ये कि निजीकरण से आम लोगों को भले नुकसान हो, कॉन्ट्रैक्ट
सिस्टम आने से रेलवे के में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका नुकसान होगा, शिक्षकों का नुकसान हो रहा है, तमाम वर्ग जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं सबका नुकसान है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, उसका तो फायदा है, उसकी संपत्ति तो बढ़ रही है। ये जो आय में विषमता बढ़ रही है तो एक वर्ग तो ज़्यादा आय तेज़ी से उसकी बढ़ी है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ख़त्म करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टर तो इंडिया गठबंधन की सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन की सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में अगर बहुत सारे लोग होंगे तो जो ऊपर के लोग हैं, ऊपर जो शक्तिशाली लोग हैं, ऐसे लोगों में बहुत सारे लोग इंडिया गठबंधन के खिलाफ होंगे और आंदोलनों को हवा भी दी जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक उथल पुथल की संभावना होगी। अब आइए बात करते हैं कि अगर एनडीए चुनाव जीत गया, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 300 सीट लाए, हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन मान लीजिए अगर वो 300 सीटें ले आते हैं, तब क्या होगा? तब आप देखेंगे कि आप 3-4 दिनों का ही बयान देख लें, प्रधानमंत्री मोदी का देख लें, अमित शाह का देख लें, तो आप देखेंगे कि पूरा जो वो उनकी राजनीति है और उनका जो आर्थिक क्षेत्र में जो उनके विचार हैं, जो प्रशासनिक ढांचा और संस्थागत जो ढांचा है उसकी बात करें तो ये सारा में वो राइटवार्ड हैं। आप वो हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, आज तो अब आरक्षण की भी बात आ गई है कि मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म कर देंगे। मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने की बात भी नहीं है। दरअसल जो ओबीसी का कैटेगरी है, तो ओबीसी में वो उसका आधार ही है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। तो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए मुसलमानों को भी आरक्षण मिलता है। तो यहाँ से मुसलमानों को बाहर करने की बात हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा एक सभा को संबोधित करते हुए कि कांग्रेस वालों को ब्राह्मणों में गरीब दिखाई नहीं पड़ते हैं, कांग्रेस वालों को बनिया में गरीब दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो इनमें भी गरीब होते हैं। तो जाहिर है कि आरक्षण का आधार जो अब तक सामाजिक था, वो संविधान के तहत था, उसको आर्थिक आधार पर भी किया जा सकता है। उस दिशा में ये बातें लग रही हैं। जैसे ही आप कहते हैं कि ब्राह्मण में भी क्या गरीब नहीं होते हैं, हालांकि 10% तो आरक्षण ऑलरेडी दिया जा चुका है, लेकिन तब भी ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी और हिंदुत्व की बातें ज़्यादा होंगी। तो वो हिंदुत्व की बात में जैसे मथुरा की बात होगी, अब काशी की बात होगी, हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात होगी। संविधान को मैं मानता हूँ कि ख़त्म नहीं भी करेंगे, अगर जो विपक्ष का है कि संविधान को ख़त्म कर देंगे, तो संविधान को ख़त्म उस तरह से ऑफिशियली ख़त्म नहीं भी करेंगे तो भी संविधान को कमज़ोर किया जा सकता है। आप ऐसे ही देख लें कि निजीकरण बढ़ने से क्या हुआ। निजीकरण बढ़ने से तो दलितों और पिछड़ों को जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था वो तो ख़त्म हो गया। तो इसीलिए आप देखेंगे कि संविधान की ज़रूरत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा गरीबों को है और इसीलिए उनके भीतर ही सबसे ज़्यादा संविधान की रक्षा, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की रक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता भी है। जो ऊपर है, आप कैटेगरी में क्लास के रूप में देखें तो जो ऊपर संपन्न तबका है उसको डेमोक्रेसी की, संविधान की चिंता वहाँ नहीं है। वहाँ ये मुद्दा नहीं है कि संविधान रहे या नहीं रहे, तो इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो संविधान तो रहेगा, लेकिन संविधान में तो अब फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात है, लेकिन प्रेस इंडेक्स में आज भारत कहाँ है? कुछ यूट्यूबर बचे हुए हैं, अखबार तो सेट हो चुके हैं, टीवी चैनल सेट हो चुके हैं, कुछ यूट्यूबर बचे हुए हैं, उन पर दमन हो सकता है या उनको भी सेट करने की कोशिश हो सकती है। तो इस तरफ और केंद्रीकरण की तरफ आर्थिक रूप से तो उनका है जो है वो 5 किलो अनाज वाला, वो तो एक जारी रहेगा। और एक दूसरा जो महत्वपूर्ण है उनका वो है हिंदुत्व प्लस कल्याणकारी योजनाएं। ये दो आधार पर खड़ी है पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, और भी हैं लेकिन ये दो उसमें महत्वपूर्ण है। तो इनका 5 किलो अनाज ये चलता रहेगा, 5 किलो से 6 किलो भी कर सकते हैं, 7 किलो भी कर सकते हैं। और उधर हिंदू राष्ट्र की बातें बढ़ेंगी, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग, घोषित करने की भी मांग बढ़ेगी, हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ेगा। और इसका असर जो है वो नकारात्मक असर ये होगा कि जब नफ़रत की राजनीति बढ़ेगी तो क्या होता है, तब भूख नहीं लगती है आदमी को। आप देखें तनाव में भी वैसा ही होता है कि तनाव अगर बहुत ज़्यादा हो
तो भूख आदमी भूल जाता है। जैसे ही वो तनाव से रिलैक्स होता है, उसको लगेगा कि अरे भूख लगी है, कुछ खाया जाए। तो ये जो नफ़रत की राजनीति है ये और ज़्यादा बढ़ेगी, ताकि भूख का सवाल, रोटी का सवाल, नौकरी का सवाल, ये सवाल न उठे। तो नफ़रत की राजनीति जो है वो बढ़ सकती है। और इसके साथ ही वो अब देखें कि उथल पुथल भी तब बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि डिसेंट ख़त्म हो जाएगा, लोग विरोध भी करेंगे, लोग अपनी मांग भी करेंगे। लेकिन हाल के दिनों में आप देखें तो 2-3 आंदोलन ही देश में हुए हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा है। एक तो किसान आंदोलन, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के एक हिस्से का, उत्तर प्रदेश के एक हिस्से का किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन तो फिर भी जारी रह सकता है। युवाओं का आंदोलन हुआ, बिहार में हुआ, लेकिन अन्य प्रदेशों में उस तरह से नौकरी को लेकर के नहीं हुआ है। तो ये आंदोलन भी बढ़ेंगे। लोगों की आकांक्षाएं, वो एक तबका तो मान लीजिए कि वो ज़रूर दब, थोड़े समय के लिए तो ज़रूर दब जाएगा। 300 सीट आता है, अगर आती है 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, तो जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जनता का जो आंदोलन है, इसका मतलब है वो दब जाएगा। और 300 सीट आने का मतलब ही है कि उसे मध्य वर्ग के साथ साथ गरीबों का बड़ा समर्थन मिले, तभी 300 सीटें आएंगी। तो जाहिर है कि गरीब वोट दे ही रहे हैं और मध्य वर्ग तो साथ है ही। तो तब वैसी स्थिति में आंदोलन कुछ दिनों के लिए तो पीछे चले जाएंगे अगर 300 सीटें आती हैं। और 300 सीटों से कम आती है, 250 सीट के आसपास अगर भारतीय जनता पार्टी रुक जाती है और जोड़ तोड़ के सरकार बनती है, तब आंदोलनों की संभावना कुछ ज़्यादा रहेगी। तो जो भी हो, भारत का ये जो चुनाव है, 2024 का चुनाव, ये बहुत ही विशिष्ट चुनाव है और यहाँ से देश को एक नई दिशा मिलने वाली है, जिसका असर, जिसकी छाप दूर तक दिखाई पड़ेगी, दूर तक उसका असर सुनाई पड़ेगी, लोग इतिहास में ये दर्ज होगा। तो 2024 बहुत विशेष होने वाला है। इंडिया गठबंधन जीतता है तो आप देखेंगे कि लेफ्ट की तरफ, एक वाम पंथ की तरफ, गरीबों के पक्ष में और कमज़ोर वर्गों के पक्ष में, आदिवासियों के पक्ष में, दलितों के पक्ष में, युवा, मजदूर, किसान, छोटे छोटे जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी, तो इन पर जोर काफ़ी बढ़ेगा। राहुल गांधी कहते भी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी रकम, जितना पैसा दिया है अपने मित्रों को, उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। तो ये पूरी आर्थिक जो आर्थिक दिशा है, वो दिशा हो जाएगी मजदूर, किसान, गरीब, आदिवासी, इनके कल्याण की तरफ हो जाएगी। और अगर एनडीए जीतता है तो जाहिर है कि आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं, तो वो उस तरफ बढ़ेगी बातें। हिंदू राष्ट्र की बातें होंगी और 5 किलो अनाज जो है उसकी बात होगी। तो ये देश में ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। जो भी जीते, लेकिन बड़ा बदलाव यहाँ से होगा। बड़े बदलाव के मुहाने पर हमारा देश खड़ा है। तो नमस्कार, थैंक यू। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद।